Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NORCET preparation and like सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा because like 14th of September is your exam date and आज approx कितने बहुत कम days बचे हैं. So मतलब main thing I wanted to say that कि आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन एंड MCQ प्रैक्टिस पर. ओके, सो फॉर दैट आज हम करेंगे नॉर्सेट PYQ प्रैक्टिस पार्ट 4. ऑलरेडी हमने पार्ट 1, 2, 3 कर रखा है. डेली हम क्या कर रहे हैं, नॉर्सेट PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एक प्यारा सा कोड दैट इज यू हैव विद इन यू राइट नाउ. You have within you right now everything you need to deal with whatever the world can throw at you. So हमेशा अपने आप को बेस्ट समझो. ये मत समझो कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, उसके अंदर वो है, मुझसे नहीं होगा. ये बिल्कुल नहीं सोचना. अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अपने माइंड को ये ट्रेन करना है कि मैं कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं नॉर्सेट क्रैक कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं. नेगेटिव आ रहा है तो डीमोटिवेट नहीं होने का है, उसको कम करने का है, उसको कम करने का टारगेट रखना है. मतलब एक होता है कि नेगेटिव मार्क्स आता है, लोग बोलते हैं कम आ रहा है, मतलब नेगेटिव मार्क्स आ रहा है, बट क्यों आ रहा है? आपने रीज़न फाइंड करा है? अगर करा है तो वो कम क्यों नहीं हो रहा? आप ये देखो ना, आपने रीज़न फाइंड कर लिया. जो रीज़न है उस रीज़न पे जस्ट फाइंड करने का नहीं है. वो जो आपने एरर वाला जो नोटबुक बनाया है उस पे वो रीज़न जो आपने लिखा है उस पे आप फोकस कर रहे हो, या जस्ट लिख कर छोड़ दिया है कि हाँ ये मेरे मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो उसको आप उस पर फोकस करो, उसको जस्ट लीव मत करो, है ना. उस पर फोकस करोगे तो अपने आप आपका जो नेगेटिव मार्क्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, बट येस फ्रॉम 50 टू 40 टू 30 टू 20 टू 10 हो जाएगा. यस, इट इज़ वेरी इजली हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी नोट दिया है, आई नो. ठीक है ना, सो हो जाएगा. सो स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज a 45-year female client with clinical manifestation of worthlessness. देखो क्या क्या है, उसको वर्थलेसनेस है, अपने आप को वर्थलेस समझती है, होपलेसनेस है उसके अंदर, और नॉट इन्वॉल्व इन हर फैमिली. वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी फैमिली में कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही है. शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, मतलब कि ईटिंग डिसऑर्डर भी हो रखा है उसको, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा उसको. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिट in the room's corner is a degree of moderate depression, severe depression, mild depression और no depression. तो no depression आंसर तो एक्सक्लूड हो गया. नो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसको वर्थलेसनेस हो रहा है. और डिप्रेशन का जो मेन जो सिम्टम्स यही है कि अपने आप को हेल्पलेस समझना, अपने आप को वर्थलेस समझना. ठीक है ना, सो उसको डिप्रेशन है. अब कौन सा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर, कौन सा डिग्री है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो देखो, उसको वर्थलेसनेस है, होपलेसनेस है, तो माइल्ड तो है, बट उसको और भी सिम्टम्स है, लाइक नॉट इन्वॉल्व इन हर फैमिली एक्टिविटीज़. मतलब कि जो डे टू डे डेली जो एक्टिविटीज़ को अगर ऑल्टर कर रही है ना, वो अपने फैमिली की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही है. शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, मतलब कि वो अपना सेल्फ केयर भी अच्छा नहीं कर रही है, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिट इन द रूम्स कॉर्नर, मतलब कि ज़्यादा टाइम वो एक अकेले बैठ के रह रही है, अकेले रूम कॉर्नर में अंधेरे में बैठी हुई है, ना ढंग से खा रही है, ना फैमिली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही है. इट मीन्स अगर ये माइल्ड डिप्रेशन होता तो माइल्ड डिप्रेशन में ना इंसान को हेल्पलेसनेस लगता है, वर्थलेसनेस लगता है, यस लगता है, बट जो डेली एक्टिविटीज़ के जो काम है ना वो अच्छे से कर लेता है, उसमें उतना ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम नहीं होता है. डेली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, बट यस वो अपने डेली एक्टिविटीज़ वाला जो काम है वो करते हैं माइल्ड में. तो माइल्ड भी नहीं है, तो सी भी एक्सक्लूड हो गया, डी भी एक्सक्लूड हो गया. ठीक है, मॉडरेट क्या है, मॉडरेट डिप्रेशन है या सिवियर है? सो देखो, मॉडरेट डिप्रेशन में भी क्या होता है कि वो कुछ एक्सटेंट तक काम कर लेता है, जो डेली एक्टिविटीज़ की जो कामें हैं उसको वो कुछ एक्सटेंट तक कर लेते हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी इज़ नॉट ईटिंग फूड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिट इन द रूम्स कॉर्नर, मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है. जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि आपको कितने सारे काम होंगे, है ना, पढ़ने का, घर के काम का, ये वो फलाना ठिकाना, है ना. सो वो अकेले पूरे दिन रूम में बैठी हुई, इट मीन्स कि ना वो कुछ घर की एक्टिविटीज़ कर रही है, ना अपना सेल्फ केयर कर रही है, ना वो अर्निंग का कुछ ऐसा काम कर रही है, ना फाइनेंशियली कुछ ऐसा काम कर रही है. सो सी इज़ लाइक टोटली
टोटली वर्थलेस हेल्पलेस अपने आप को समझ रही है, सो मॉडरेट डिप्रेशन भी नहीं है। सी इज द सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिवियर डिप्रेशन। सिवियर डिप्रेशन में आपको वर्थलेसनेस हेल्पलेसनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ साथ आप डेली का जो एक्टिविटीज़ होती है ना आपका घर चलाने के लिए, लाइक सेल्फ केयर हो गया, फाइनेंशियली अर्निंग का जो भी काम है, एनी एक्टिविटीज़ घर का जो काम है कुछ भी नहीं करते वो, मतलब टोटली अलोन, अकेले आइसोलेटेड बैठते रहते हैं, दैट इज़ द सिवियर डिप्रेशन। सो ईटिंग फूड मतलब अच्छे से खा भी नहीं रही है, सो ईटिंग डिसऑर्डर भी हो गया है ना। डिप्रेशन में क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, सो इसको ईटिंग वाला प्रॉब्लम भी है, एंड अकेले वो आइसोलेशन भी समझ रही है, एंड सोशली विथड्रॉल भी है। क्यों? क्योंकि देखो नॉट इन्वॉल्व इन हर फैमिली एक्टिविटीज, सो सोशल विथड्रॉल भी है, एंड आइसोलेशन पूरा कम्प्लीटली आइसोलेशन भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम शी सिट इन द रूम कॉर्नर, ठीक है ना। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिवियर डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 7-year-old चाइल्ड इज ब्राउट टू इमरजेंसी रूम। ER मतलब इमरजेंसी रूम होता है, ठीक है ना। एट मिडनाइट में आते हैं बाय हिज मदर के, तो आफ्टर सिम्टम्स अपीयर्ड अब्रप्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्टम्स कैसे हुआ, एकदम अब्रप्टली हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी, मतलब जो देखो मैं ये मार्क क्यों कर रही हूँ, मैं आपको क्यों लाइक PYQ करवाई, आप PYQ कहीं से भी कर सकते हो, यू हैव मैनी बुक्स, आप बुक्स खरीदो कर लो, बट मेरा करने का टारगेट ये है कि आपको एग्जाम में करना कैसे है, लाइक आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको कैसे चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, क्या आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, कौन कौन से वर्ड्स पे फोकस करना है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जो 7-year-old है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, बच्चा है, 7-year-old इज जस्ट चिल्ड्रन है ना, सो चिल्ड्रन है, इमरजेंसी रूम में आता है, मतलब कुछ इमरजेंसी कंडीशन है तभी तो इमरजेंसी रूम में आया है, ठीक है। उसकी मदर लेके आती है, क्यों आती है, उसको कौन सा सिम्टम्स आता है, अब्रप्टली सिम्टम्स आता है, कौन क्या सिम्टम्स आता है, इनिशियल असेसमेंट रिवील्स द टेम्परेचर ऑफ द नर्सेज, इनिशियल असेसमेंट रिवील्स अ टेम्परेचर ऑफ 104.5 डिग्री 5 फ़ारेनहाइट, मतलब कि उसको जो टेम्परेचर है हम यहाँ पे एक अलग से लिख लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो उसको टेम्परेचर है, सबसे पहले जो असेसमेंट किया नर्स ने, उसने देखा कि उसको क्या है, फीवर है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, 104 इज समथिंग वेरी हाई ग्रेड फीवर है ना, सो फीवर है, ठीक है, फीवर है, और क्या है, उसको डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग है, मतलब डिस्फेजिया है, सिंपल हम लिख देते हैं डिस्फेजिया है, ओके, डिस्फेजिया है, और क्या हो रहा है उसको हो रहा है ड्रूलिंग, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होगा तो कुछ स्वेलो नहीं कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स जो भी आपके मुंह में होगा वो क्या होगा, ड्रूल होगा, तो डिस्फेजिया है, ड्रूलिंग है, ओके। देन एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कफ है ना, स्पॉन्टेनियस कफ जो है वो क्या है, एब्सेंस है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं ना, तब लॉन्ग कट नहीं लिखना। उसके बाद और क्या है, एजिटेशन है, जो बच्चा है वो एजिटेटेड है, ठीक है ना। सो उन्होंने पूछा है कि दिस सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, आइदर इट्स एक्यूट ट्रकाइटिस, एक्यूट स्पाज्मोडिक क्रूप, एक्यूट एपिग्लुटाइटिस और एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। तो देखो हमें ये जो उन्होंने 4 कंडीशन बोला है, उन 4 जो ऑप्शंस है उसमें से ये कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रकाइटिस क्या होता है, क्रूप क्या होता है ना, तभी तो आप एक्सक्लूड कर पाओगे कि यस इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो इसमें ये नहीं होगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अगर पीडियाट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, अच्छे से पता होगा, या MSN पढ़ रखा होगा तो भी पता होगा। सो देखो ट्रिकाइटिस क्या होता है ना, ट्रेकाइटिस सिंपल है, कुछ नहीं है। ट्रेकाइटिस क्या होता है, ट्रेकिया में थोड़ा लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मे बी लाइक बैक्टीरियल और वायरल कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल है ना। सो इसमें क्या होगा, माइल्ड कफ होगा, माइल्ड कफ होगा, जो आजकल जो सीजनल चल रहा है काइंड ऑफ दिस है ना, माइल्ड कफ होगा, प्यूरुलेंट भी हो सकता है, लाइक प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है ना, प्यूरुलेंट कफ होगा, स्पेलिंग पे मत जाना प्लीज़, ठीक है ना। प्यूरुलेंट कफ भी हो सकता है, ठीक है ना, और माइल्ड फीवर होगा, इट्स नॉट लाइक हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, माइल्ड फीवर होगा, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, माइल्ड सा, आइदर लाइक इट्स वायरल, मोस्ट प्रोबेबली वायरल ही होगा और बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो माइल्ड फीवर होगा, प्यूरुलेंट कफ होगा, है ना, ऐसा कुछ सिम्टम्स होगा बच्चे में, ठीक है ना, ट्रेकाइटिस में। उसके बाद लाइक सांस लेने में इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हल्का फुल्का दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद क्रूप की बात करें, लाइक स्पाज्मोडिक क्रूप हो गया या फिर वायरल के थ्रू भी क्रूप हो सकता है, ठीक है ना। सो क्रूप
एंड ये जो आपको दिख रहा है लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ये भी क्रूप ही है, दिस इज ऑल्सो द क्रूप। लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस को भी हम क्रूप ही बोलते हैं, ठीक है ना। सो क्रूप बोल लो या फिर लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जो भी है ना वो है। सो ये भी क्या है, क्रूप, इट इज ऑल्सो द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना उसका ही इन्फ्लेमेशन होना, लाइक कि लैरिंग्स और ट्रैकिया का इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है ना। सो इसमें भी आपको वही दिखेगा, लाइक अगर ये वायरल भी हो सकता है तो सिंपल लाइक माइल्ड फीवर होगा, है ना, माइल्ड फीवर होगा। और उसके अलावा लाइक कफ होगा, है ना, कफ मेनली ना बार्किंग कफ सुना है ना आपने, बार्किंग की तरह, लाइक नाइट में जब सोएंगे ना तो ज़्यादा कफ ऐसे लगेगा, बार्किंग कफ होगा, है ना, बार्किंग कफ होगा। ठीक है, फीवर, बार्किंग कफ हो गया, ये ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ लाइक सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा होम रेमेडीज़ है ना उससे भी ठीक हो जाएगा। लाइक जो आजकल जो सीजनल चलता है तो होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे सही हो जाता है ना। सो इट इज़ नॉट अ इमरजेंसी कंडीशन, इट्स अ लाइक नॉर्मल, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सो इट्स नॉट अ इमरजेंसी कंडीशन। और ये क्या है, थोड़ा ग्रेजुअल है, ऐसे एकदम से आपको एब्रप्टली नहीं होगा, एक ही दिन में लाइक आपको हो गया। सीजनल कैसे होता है, आज लाइक आपको थोड़ा फीवर आएगा, थोड़ा सा लाइक रनिंग नोज होगा, फिर धीरे धीरे आपको कफ हो जाता है ना। सो इट्स लाइक ग्रेजुअल होगा, है ना, क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल होता है। और इट्स नॉट इमरजेंसी, इमरजेंसी ये नहीं होता है। बट 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 द सस्पेंस इज कि ये जो है ना एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एपिग्लोटाइटिस होता है ये, जो ये एपिग्लोटाइटिस है, ग्लूटाइटिस है ना, दिस इज़ वेरी वेरी सीवियर कंडीशन। देखो जो एपिग्लोटिस है, पता है आपको, जो हमारे विंड पाइप को कवर करता है जब हम स्वेलो करते हैं तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इमरजेंसी कंडीशन, है ना, इमरजेंसी कंडीशन। क्यों, देखो क्यों होता है इमरजेंसी कंडीशन, इसमें क्या होगा ना कि उसका स्वेलिंग हो गया, ठीक है ना, उसका स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, एकदम एब्रप्टली होता है, एब्रप्टली होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये एकदम रैपिड होता है, एब्रप्टली होती है और बहुत रैपिड होता है। और इसमें क्या होगा ना, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना डेट इज़ बैक्टीरियल होता है। और बैक्टीरियल में भी कौन होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, आपने सुना है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना, टाइप बी जो होता है उसकी वजह से बेसिकली ये होता है। एंड इसमें बेसिकली क्या होगा ना, फीवर तो होगा ही होगा, फीवर होगा हाई ग्रेड, फीवर होगा हाई ग्रेड, और उसके साथ डिस्फेजिया होगा। क्यों, क्योंकि एपिग्लोटिस है ना, उसका स्वेलिंग हो गया तो आप कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाओगे, है ना। सो डिस्फेजिया होगा, बहुत गंदा वाला डिस्फेजिया होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डिस्फेजिया होगा तो जो भी मुंह में होगा वो आप स्वेलो नहीं कर पाओगे तो बाहर ही आएगा, तो ड्रूलिंग भी होती है, डिस्फेजिया होता है, ड्रूलिंग होती है, एंड डिस्ट्रेस होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रेस होगा, 3D याद रखना, 3D, डिस्फेजिया होगा, ड्रूलिंग होगा, डिस्ट्रेस होगा, ठीक है ना। और बच्चे में जो स्पोंटेनियस जो कफ होता है ना वो अब्सेंस होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा अगर कफ करना चाहेगा ना तो उसको बहुत सीवियर पेन होता है, तो कफ बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। स्पोंटेनियस कफ कफ जो है ना वो अब्सेंस होगा, ठीक है ना, स्पोंटेनियस कफ जो है ना वो अब्सेंस होगा। एंड ये जो है ना, मतलब एपिग्लोटिस पूरा स्वेलिंग हो गया, सो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। सो लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है ना। एंड लाइक इट इज़ वेरी वेरी इमरजेंसी कंडीशन, अगर ये बच्चे को होता है ना एपिग्लोटाइटिस, इसको लाइक एकदम से आपको इमरजेंसी जाना होगा। एंड इमरजेंसी, इट इज़ अ लाइक अ काइंड ऑफ इमरजेंसी कंडीशन, सीवियर इमरजेंसी कंडीशन। एंड इट इज़ वेरी एब्रप्टली होता है, रैपिड होता है, ठीक है ना। सो इसमें उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चंस में, यही सारा सारा कुछ बोला है कि इसको हाई ग्रेड फीवर है, डिस्फेजिया है, ड्रूलिंग है, एब्सेंस ऑफ स्पोंटेनियस कफ, और ऑफ कोर्स बच्चे को होगा तो सांस नहीं मिल पाएगी। सोचो एकदम सांस नहीं मिल पाती है उसको तो क्या होगा, एजिटेटेड ही तो होगा, तो एजिटेशन है। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, बच्चे को क्या है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एंड दिस इज इमरजेंसी कंडीशन, इसलिए उसकी मदर उसको ER लेके आती है एट मिडनाइट पे, ठीक है ना। एंड दिस सिम्टम्स कैसे हुआ, एब्रप्टली हुआ है और रैपिड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एंड आई थिंक आपने ये पढ़ रखा होगा पीडियाट्रिक्स में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient comes in the OPD and says he feels pain when he opens the door of garage, opens the door of garage,
ठीक है ना, पेन हो रहा है, कब हो रहा है पेन, व्हेन ही ओपन्स द डोर ऑफ गैरेज एंड ही आल्सो स्टेट्स दैट ही कंटिन्यूज यूजिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सिंपल है, मतलब कि वो ओपीडी आते हैं एंड ही सेज कि मुझे पेन होता है कब, जब मैं गैरेज को ओपन करता हूँ तो, एंड वो ये भी बोलता है कि मैंने मतलब स्टेरॉइड्स पे है, वो सिंपल स्टेरॉइड्स, वो स्टेरॉइड्स ले रहा है कंटिन्यूसली। विच वन इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी टू डेवलप पेन। देखो फार्मा से ही क्वेश्चन आया है ना, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से पूछ लिया, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला है कि जो इसको ये जो पेन हुआ है वो क्यों हुआ है, कौन से साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग और हाइपोटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेरॉइड्स जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं उसका ये साइड इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, यस, ओबेसिटी भी होता है, यस, मसल वेस्टिंग भी होता है, यस, हाइपोटेंशन नहीं होता है, हाइपरटेंशन होता है, बट हाइपरटेंशन भी डायरेक्टली नहीं होता है, अगर आप अब्रप्टली जो स्टेरॉइड्स है वो छोड़ देंगे तो एकदम से हाइपरटेंशन होता है। सो ये डी एक्सक्लूड हो गया, डी वाला जो है एकदम एक्सक्लूड हो गया, ये इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास ए आंसर हो सकता है, बी आंसर हो सकता है या फिर सी आंसर हो सकता है, बट उसने क्या बोला कि उसको पेन हो रहा है व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ गैरेज। तो मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा कि बोन्स जो है वो एकदम थिन ब्रिटल हो जाता है ना, मतलब कि फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो बोन वीक हो गया तो ऑफ कोर्स आपको पेन भी होगा, है ना। सो ये भी हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है। बी क्या है, ओबेसिटी इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, लॉन्ग टर्म यूज करने से होता है, बट ओबेसिटी की वजह से आपको लाइक जो गैरेज का डोर ओपन या क्लोज करने में लाइक डायरेक्टली लिंक नहीं है कि उससे पेन होगा। ओबेसिटी से तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होगा, बट पेन इज नॉट डायरेक्टली लिंक, है ना, आप खुद सोच सकते हो। सो ओबेसिटी भी एक्सक्लूड हो गया। मसल वेस्टिंग हो सकता है, देखो मसल वेस्टिंग भी साइड इफेक्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करने का, बट अगर आप मसल वेस्टिंग होता है तो ऑफकोर्स मसल जो है वो वीक होगा, पेन होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे उसको जो डोर जो गैरेज का जो डोर ओपन करने से उसको पेन फील हो रहा है, सो मसल वेस्टिंग की वजह से नहीं होगा, ये किसकी वजह से होगा, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होगा। उसको जो ये पेन हो रहा है ना वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है, स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, क्योंकि इसका जो बोन है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ब्रिटल हो रहा है, फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसको बोन में पेन हो रहा है, एंड उसकी वजह से लाइक वो कुछ भी गैरेज वगैरह ओपन कर रहा है तो उसको पेन फील हो रहा है ना। मसल वेस्टिंग की वजह से ये नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसको, ठीक है। द चाइल्ड बिकम्स फ्लश्ड एंड इज वीजिंग, मतलब क्या हो गया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया ना, क्योंकि उसको फ्लश पूरा हो गया एंड वीजिंग, सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, मतलब कि सिंपल उन्होंने ये पूछ लिया है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, तो ये इनमें से सबसे पहले क्या करेगी, स्टॉप द इन्फ्यूजन स्टॉप करेगी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, या सबसे पहले वो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर देगी एंड जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, स्विच द ट्रांसफ्यूजन टू 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये करेगी, या फिर स्टॉप एंड एडमिनिस्टर द हाइड्रोकॉर्टिसोन और टेक द चाइल्ड्स वाइटल साइन। सो देखो सबसे पहले आप सोचो, टेक, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, टेक द चाइल्ड्स वाइटल साइन। देखो उसको क्या हुआ, उसको हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यहाँ पे आप क्या करोगे, चाइल्ड्स का वाइटल साइन रिकॉर्ड करोगे। तो देखो अगर हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी किसी को भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसको जो वाइटल साइन तो हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर ही रहे हैं, बट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो उस पैरामीटर पे आप क्या करोगे, चाइल्ड का वाइटल साइन लाइक टेक लोगे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी एज, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अदर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वाइटल साइंस तो हम कंटिन्यूसली ले ही रहे हैं। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जो भी होता है तो हम उसका वाइटल साइन लेते हैं एवरी 15 मिनट्स में फॉर 15 मिनट तक, है ना। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन दिस टाइम, ठीक है ना। देन स्टॉप एंड एडमिनिस्टर द हाइड्रोकॉर्टिसोन, सो सही है, स्टॉप तो करना है, बट उन्होंने बोला है कि एडमिनिस्टर हाइड्रोकॉर्टिसोन। सो स्टॉप तो हम करेंगे, बट उन्होंने बोला है कि स्टॉप करते ही आपको हाइड्रोकॉर्ट आपको एडमिनिस्टर करना है। सो देखो हाइड्रोकॉर्ट हम एडमिनिस्टर करेंगे, यस कर सकते हैं, बट इट इज़ आफ्टर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, कि डॉक्टर बोलेगा हाँ आप हाइड्रोकॉर्ट दे दो तो दे देंगे, देते भी है हाइड्रोकॉर्ट एविल देते भी है, बट हम ये खुद नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर नहीं बोलेगा। तो ये भी गलत हो गया, इसमें स्टॉप सही था बट ये आगे वाला वर्ड गलत है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड उन्होंने क्या बोला, स्विच
द ट्रांसफ्यूजन टू 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो ये तो सही है यस कि हम स्विच करेंगे, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो चल रहा था उसको हटा के हम 0.9% नॉर्मल सलाइन लगा देंगे। इट इज़ करेक्ट, 0.9% नॉर्मल सलाइन ही लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वो जो लाइन है ना, वो लाइन को पेटेंट रखना है। अगर आपने स्टॉप कर दिया, कुछ नहीं लगाया, मे बी वो लाइन ब्लॉक हो जाएगी एंड मे बी वो जो जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था वो धीरे धीरे इतना सीवियर हो जाए कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, मे बी वो क्रैश कर जाए, तो हमें लाइक सीपीआर और मेडिसिन वगैरह की नीड पड़ेगी, तो वो लाइन भी नहीं रहेगी। तो सोचो अब उस टाइम आप को मेडिसिन देना था तो आप लाइन डालना स्टार्ट कर दोगे। सो वो लाइन हमें पेटेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर मेंटेनिंग द पेटेंसी हमें 0.9% ओनली 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 नॉर्मल सलाइन हमें लाइक रन करना है। बट दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। उन्होंने क्या बोला, नर्स डू फर्स्ट। फर्स्ट क्या करना है, मतलब कि ये प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है? प्रायोरिटी वाला। तो ये प्रायोरिटी नहीं है, दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। देन क्या बोला है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। सो ये बिल्कुल गलत है कि जैसे ही उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ और हम स्टार्ट क्या कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, सीधा हमने क्या किया, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दिया एंड देन हम डॉक्टर को बताने चले गए। सो ये बिल्कुल ही गलत है ना। देन फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड दिस इज द करेक्ट वन। जैसे ही अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले आर फर्स्ट एक्शन इज वी हैव टू स्टॉप द इन्फ्यूजन, दिस इज फर्स्ट। देन हमें क्या करना है, स्विच द ट्रांसफ्यूजन टू 0.9% नॉर्मल सलाइन, दिस इज आर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट हमने स्टॉप कर दिया, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था उसको स्टॉप कर दिया। देन हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मल सलाइन का बैग लगा देंगे एंड वो स्टार्ट कर देंगे। देन थर्ड हम क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, दिस इज आर थर्ड स्टेप्स। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले हमने स्टॉप कर दिया, देन हमने नॉर्मल सलाइन लगा दिया, देन हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया एंड ऑक्सीजन लगा दिया, क्योंकि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी ना, वीजिंग हो रही थी ना, इसलिए हमने ऑक्सीजन लगा दिया एंड क्या कर दिया, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। सो दिस इज द थर्ड। सो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट कौन सा करना था, सेकंड कौन सा करना था, थर्ड कौन सा करना था, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर बोलेगा कि हाइड्रोकोट दो, तो हाइड्रोकोट वगैरह भी देंगे, ठीक है ना। एंड जो ये वाइटल साइन है वो तो हम मॉनिटर करना ही है, वो तो कंटिन्यूस चलेगा। सो दिस इज नॉट कि हाँ ये अब होगा अब हो, ये तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। ये तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चल रहा था एंड रिएक्शन होगा तो भी चलेगा ही चलेगा। सो आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई, ठीक है, ओके डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज प्रेफर फॉर आफ्टर रिमूवल ऑफ आईवी लाइन। सो देखो, either before removal of before removal कह रही हूँ, before insertion of intravenous line or after removal of intravenous line, our main motive is टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। क्योंकि जो हमने सोर्स डाला है, जो हमने बाहर का कैनुला डाला है, दिस इज द सोर्स, यहाँ से इन्फेक्शन जा सकता है हमारे बॉडी में। तो हमें इस एरिया को पहले प्रॉपर क्लीन करना होगा, है ना, टू मेंटेन लाइक एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर फॉलो करना होगा बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो। सो बिफोर इंसर्टिंग द कैनुला ऑल्सो एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल्सो, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें क्या लगाना, प्रॉपर एंटीसेप्टिक लगाना है, ठीक है ना। अब इसमें एंटीसेप्टिक वाला जो आंसर होगा दैट इज द करेक्ट, है ना, क्योंकि उन्होंने आफ्टर रिमूवल ऑफ आईवी लाइन हम क्या लगाएंगे, स्टेराइल स्वैब। स्टेराइल स्वैब तो लगाएंगे बट इट शुड सम लाइक एंटीसेप्टिक होना चाहिए। सो स्प्रिट स्वैब होना चाहिए, यस। देखो बेसिकली हम क्या लगाएंगे, स्प्रिट स्वैब लगाएंगे। सो स्प्रिट स्वैब हो गया, ठीक है, ए गलत है, स्प्रिट स्वैब लगाएंगे। सी उन्होंने बोला है बीटाडिन स्वैब। सो बीटाडिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट है, तो बीटाडिन स्वैब भी लगा सकते हैं। सो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। एंड डी क्या है, वाटर स्वैब, तो ये भी गलत है। तो ए गलत है, डी गलत है, आइदर बी आइदर सी। बट हम मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं आइसो 70% आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल यही लगाते हैं, जिसको आप स्प्रिट स्वैब भी बोलते हो। स्प्रिट स्वैब या फिर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आता है, वो हम लगाते हैं, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, बी होगा, स्प्रिट स्वैब होगा। बीटाडिन क्या होगा, वो हाई लेवल, थोड़ा सा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट हो गया। सो बीटाडिन स्वैब नहीं लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स हम क्या लगाते हैं, स्प्रिट स्वैब लगाते हैं। सो आंसर क्या होगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। लाइक बिफोर इंसर्टिंग ऑफ कैनुला, उससे पहले भी हमें वहाँ पे जो क्लीन है वो स्प्रिट स्वैब से ही करना है, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ आईवी लाइन हम स्प्रिट स्वैब ही लगाएंगे, ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। ये जो डिवाइस है उन्होंने बोला ये क्या है। सो मुझे लगता है ये प्रॉपर इमेज नहीं दे रखा है। सो ये लाइक मोनोपोलर कॉटरी मैंने आपको दिखा रखे है। मोनोपोलर कॉटरी कैसा होता है, यहाँ पे लाइक 2 बटन होते हैं, येलो एंड ब्लू, येलो फॉर कर्ड, ब्लू फॉर कोएगुलेशन,
बाइपोलर कॉटरी मैंने दिखा रखा है, ऐसा कुछ स्पॉन्ज टाइप का होता है ना। लिगासोर भी दिखा रखा है मैंने, हार्मोनिक स्कैल्पल भी दिखा रखा है। ये प्रॉपर इमेज नहीं है, सो ये हम छोड़ देते हैं ये लोकेशन। विच फूड इंक्रीजेज द आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, क्या बोला उन्होंने, एक्सेप्ट पूछा है। ये ना एग्जाम में आप प्लीज ये नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, पता है एग्जाम में ना मोस्टली आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ये हमेशा एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, नॉट, यस, ये वर्ड जरूर इंक्लूड करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मुझे स्टूडेंट को कैसे गलत करना है। उनका मेन मोटिव होता है, जो एग्जामिनर है ना, दे आर वेरी वाइज, उनका मेन मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट को क्वेश्चन गलत करवाना है, ठीक है ना। सो आपको उनके क्या बोलते हैं, उनके उसमें फंसना नहीं है, आपको एकदम अलर्ट रहना उस टाइम। सो आपको ये एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड जो वर्ड है ना, उस पर बहुत फोकस देना है। ओके, सो देखो उन्होंने बोला कि कौन सा फूड है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट मतलब नहीं, कौन सा नहीं करता, सिंपली उन्होंने क्या पूछा, कौन सा नहीं करता है। सो कर्ड, कर्ड करता है। तो देखो कर्ड में क्या होता है ना, कर्ड में होता है हमारा, कर्ड खट्टा होता है ना, हमने सुना ना हाँ, सारी खट्टी चीज़ें में विटामिन सी होगी, नहीं। सो खट्टी चीज़ें में कर्ड क्या है, कर्ड में, कर्ड इज मिल्क से बना है, तो इसमें विटामिन डी होगा, है ना, विटामिन डी होगा, ठीक है। और कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा, सिंपली कैल्शियम होगा, हमारा मेन मतलब यहाँ पे है किससे, आयरन से। तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ, कैल्शियम इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीम और नॉन हीम जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। सो आयरन एब्जॉर्प्शन में ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। सो कर्ड तो इनहिबिट करेगा, सो कर्ड हो गया। आगे हम पढ़ लेते हैं क्या है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन सी होता है, एंड विटामिन सी क्या करता है, हमने कितनी बार पढ़ा ना, विटामिन सी हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। इनफैक्ट जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, हम उनको क्या बोलते हैं कि आप आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी लो, सो डेट आपका जो आयरन है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, ये बोलते हैं ना, है ना। सो सिट्रस फ्रूट तो करेगा। एंड स्प्राउट्स, स्प्राउट्स क्या होते हैं, मतलब जो भी हमारे पल्सेस वगैरह, उसको स्प्राउटिंग करने के बाद ना, ऐसे क्या होता है ना, उसमें दाल वगैरह में फाइटिक एसिड होता है, तो वो इनहिबिट करेगा। बट स्प्राउटिंग करने के बाद उसमें विटामिन सी हो जाता है थोड़ा सा कंटेंट, तो वो भी क्या करते हैं, हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करता है। उसके अलावा आंवला, आंवला में तो विटामिन सी भर भर के है, तो ये तो अच्छे से ही करेगा आयरन का एब्जॉर्प्शन। तो आंसर क्या होगा, ए। कर्ड जो है ना, कर्ड में विटामिन, कर्ड में मेनली कैल्शियम होगा, और कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जो है, कैल्शियम और आयरन का क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ एनिमी है। कैल्शियम और आयरन दोनों क्या है, एनिमी है। कैल्शियम बोलेगा मैं आ गया हूँ, तो मैं आयरन को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब होने नहीं दूंगा, तो कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, ठीक है ना। सो कर्ड में कैल्शियम है, तो वो बिल्कुल भी आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, तो आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा था, तो आंसर इज ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, लो बर्थ वेट बेबी वेट डिस्क्राइब एज लेस देन, सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लो बर्थ वेट बेबी हमने कितनी बार पढ़ रखा है कि लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, किसके बोलते हैं बताओ, आपने पूरा पीडियाट्रिक्स पढ़ रखा होगा, कुछ दिनों में एग्जाम में पढ़ रखा होगा ना। सो लेस देन 2.5 kg का बच्चा हो तो उसको क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है ना। इसके भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, ये क्लासिफिकेशन से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। लाइक देखो, लो बर्थ वेट बेबी है ना, वेरी लो बर्थ वेट बेबी एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। सो लो बर्थ वेट बेबी तो सिंपल है, हमारा 2500 से कम होगा, मतलब 1500 से 2500 kg के बीच में होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। एंड वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे, वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे, जब वो 1000 से 1500 ग्राम के बीच में होगा, मतलब 1500 से 2500 था, मतलब यहाँ पे 1000 से अगर 1500 ग्राम का बच्चा होगा तो उसको हम बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। एंड एक्सट्रीमली मतलब कि सीवियर लो बर्थ वेट बेबी कब बोलेंगे, जब वो लेस देन 1 kg का होगा, लेस देन 1 kg की बेबी को बोलेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है ना। सो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लो बर्थ वेट बेबी वेट डिस्क्राइब्ड एज लेस देन 2000 ग्राम, 2250 ग्राम, 2500 ग्राम, 3000 ग्राम, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अम्बिलिकल कोड इज ऑल्सो नोन एज, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अम्बिलिकल कोड को फ्यूनिस भी बोलते हैं, यू कोड तो है ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं होता है। कनेक्टिंग स्टॉक, इट इज़ द लाइक प्लेसेंटल कोड, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, फ्यूनिस। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो सबको पता होगा। अम्बिलिकल कोड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस, इसको नेवल भी बोलते हैं, नेवल स्ट्रिंग, बर्थ कोड भी बोलते हैं, है ना, फ्यूनिकुलस अम्बिलिकलिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक तो ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड से कितना अमाउंट होना चाहिए, एंड दूसरा कलर से आता है, कलर से बहुत बार एमसीक्यू आ रखा है। सो कलर वाला क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगी। देखो सबसे पहले क्या होता है, लाइक लेस देन 12 वीक, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेस देन 12 वीक में जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है ना, वो बेसिकली कहाँ से फॉर्म होता है, मैटरनल प्लाज्मा के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है ना। मैटरनल प्लाज्मा के थ्रू फॉर्म होता है एंड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस वो अंदर एंटर करता है, ठीक है ना। बट आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक जो है वो बेसिकली जो बच्चा है फीटस ही उसको फॉर्म करता है बाई फीटल यूरिन, और जो लंग का जो सिक्रेशन है ना उसके थ्रू बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट आपको फॉर्मेशन से समझ में आ गया कि बिफोर 12 वीक कैसे होता है एंड आफ्टर 12 वीक कैसे होता है। देन अमाउंट की अगर हम बात करें तो 12 वीक पर अराउंड 50 ml जो है वो उसका अमाउंट होता है। एंड जब बेबी खुद से बनाने लगता है तो ऑफकोर्स खुद से ज़्यादा बनाएगा, है ना, ऐसे याद रखना, खुद से ज़्यादा बनाएगा। तो 12 वीक तक तो मम्मी से बन रहा था, मैटरनल प्लाज्मा से बन रहा था, एंड आफ्टर 12 वीक उसके खुद का फिटल यूरिन से और उसका जो लंग सिक्रेशन है उससे बनेगा। सो लाइक 20 वीक पे कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा। 12 वीक पे 50 ml था एंड 20 वीक पे कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 34 टू 36 वीक पर ना सबसे मैक्सिमम होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना वो एकदम पीक लेवल पे होता है, मैक्सिमम होता है एट 34 टू 36 वीक, एंड इट इज अप्रॉक्स 800 टू 1000 ml होता है। एंड देन फिर क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब पहले क्या होगा, कम होगा कम होगा फिर ज़्यादा हो जाता है। देन 34 से 36 वीक पे एकदम मैक्सिमम रहता है, एंड देन अगेन वो डिक्रीज होने लग जाता है। सो एट 40 वीक, मतलब जब टर्म हो जाता है, जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, तो अराउंड 600 टू 800 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। देन अगेन जैसे जैसे पोस्टम होने लगता है ना, लाइक पोस्टम बेबी आपने सुना होगा, सो आफ्टर 40 वीक क्या होता है कि प्लेसेंटा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लेस देन 200 ml होता है। सो ये आप प्लीज याद करना, वेरी सिंपल है। 12 वीक पर अराउंड 50 ml होता है क्योंकि मैटरनल प्लाज्मा के थ्रू फॉर्म हो रहा था तो कम होता है। देन 20 वीक पर 50 ml से सीधा 500 ml हो जाता है क्योंकि वो खुद बनाने लग जाता है। देन एट 34 से 36 वीक एकदम पीक लेवल पे होता है, अराउंड 800 तो 1000 ml के अप्रॉक्स होता है। देन जैसे जैसे वो डेट होता रहता है, लाइक टर्म पे 40 वीक धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। सो 40 वीक पे अराउंड 600 टू 800 ml होगा, एंड देन जैसे जैसे और डिले होगा और पोस्ट टर्म होगा तो अराउंड 200 ml से भी कम हो जाएगा। सो ठीक है, सो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद कलर की बात करें, सो वन मोर थिंग, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से भी पूछते हैं। सो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 5 टू 25 सेंटीमीटर। अब इस ये मत याद इतना ध्यान नहीं रखना है कि कैसे मेजर करते हैं इसको, लाइक लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं, फिर लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ये मेजर करते हैं, ठीक है ना। सो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना वो होता है 5 टू 25 सेंटीमीटर। अगर 5 से कम होता है तो उसको ओलिगोहाइड्रामिनोज बोलते हैं, एंड अगर 25 से ज़्यादा होता है तो हम उसको पॉलीहाइड्रामिनोज बोलते हैं। ओलिगो मतलब कम, पॉली मतलब ज़्यादा, ठीक है ना। अगर हम कलर की बात करें ना तो नॉर्मल कलर, सबसे पहले तो हमें नॉर्मल कलर पता होना चाहिए। सो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर है ना दैट इज पेल और स्ट्रॉ कलर होना चाहिए। पेल और स्ट्रॉ कलर इज नॉर्मल। बट अगर वो ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन मतलब कि जो बच्चा है, बच्चे ने पॉटी खा लिया, आपने सुना है ना पॉटी खा लिया, सो मिकोनियम स्टेन। ग्रीन कलर मतलब कि मिकोनियम स्टेन, मतलब कि इट इंडिकेट द फीटल डिस्ट्रेस। बच्चे ने पॉटी खा लिया मतलब मिकोनियम स्टेन है, मतलब बच्चा क्या है, फीटल डिस्ट्रेस में चला गया है, बट एस्फेक्सिया है ना, ऐसे याद करना। मिकोनियम स्टेन इंडिकेट द फीटल डिस्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछते हैं। सेकेंड पूछते हैं येलोइश और गोल्डन कलर क्या इंडिकेट करता है, RH और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। डार्क रेड कलर क्या बताता है, कंसील्ड हेमरेज, लाइक कि प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा और वैसा प्रेविया, है ना, ये बताता है। क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग क्या बताता है कि इन्फेक्शन है, कुछ अंदर इन्फेक्शन हो रखा है ना, गंदा वाला। डार्क ब्राउन और टोबैको कलर क्या बताता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ, ठीक है। एंड वन मोर, ग्रीनिश येलो और सेफ्रोन कलर क्या बताता है, पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट टर्म बेबी, है ना। सो ये आपको कलर याद रखना है, एंड ये अमाउंट थोड़ा हो गया है ना। सो ये हम आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में इतना पता होना चाहिए। सो उन्होंने क्या बोला था, व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक, 800 ml, 1000 ml, 600, 1200। सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक इज बी 1000 ml, है ना, 800 टू 1000 ml के बीच में होता है। सो 1000 ml हमारा इज द राइट आंसर, क्योंकि 36 वीक पे क्या होता है, एकदम मैक्सिमम होता है, पीक लेवल होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का, तो इट इज अराउंड 1000 ml।
ठीक है। उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट में सारा कवर कर रखा है, ये भी मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही। ये क्या है, दिस इज द फीटोस्कोप। क्या है ये, फीटोस्कोप है। इससे हम क्या करते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, लाइक इसको एब्डोमेन पे रख के एंड इसको ऐसे कान में लगा के फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं इससे, ठीक है ना। सो दिस इज द फीटोस्कोप। क्या है ये, फीटोस्कोप। उसके बाद कॉपर T380A इंट्रायूटेराइन डिवाइस, हाउ लॉन्ग इफेक्टिव। तो देखो ये तो चलो मैं बता देती हूँ, ये 10 ईयर्स का होता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर टी, हार्मोनल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एवरी कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन फैमिली प्लानिंग जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो पढ़ लो, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 MCQ इज़ कन्फर्म फ्रॉम दिस टॉपिक। आप प्लीज़ ये वाला टॉपिक फैमिली प्लानिंग वाला अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से कुछ भी आ जाता है, लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कब, इमेज से भी आता है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रखा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाले टॉपिक में। प्लीज़ जाके इसको पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद डोजेज ऑफ एड्रेनालिन आर बीइंग यूज्ड इन न्यूनेटल रिससिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे तो मिस हो गया है, बट मैं ये बता देती हूँ। ये जो डोजेज है ना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, लाइक एड्रेनालिन का जो डोज है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट थी ना, मैं अपने टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी कि ये 1:1000, 1:10,000 ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस। सो आज मैं आपको ये अच्छे से सो देखो, जो हमारा एड्रेनालिन का जो डोज है ना, सबसे पहले इसका डाइल्यूशन पता होना चाहिए। एड्रेनालिन का डोज, सबसे पहले कितना डोज हमें न्यूनेटल रिससिटेशन में देना है, सबसे पहले हम इसको डाइल्यूट करते हैं। सो डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका डाइल्यूशन पता होना चाहिए सबसे पहले। डाइल्यूशन में क्या करते हैं, जो हमारे पास एड्रेनालिन होता है ना, एक वाइल्स होता है, उसमें कितना होता है, 1 ml होता है। 1 ml मतलब कि 1 mg होता है, सिंपल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 ml 1 mg, इसको हम बोलते हैं 1:1000। 1000 क्यों बोलते हैं, अब यहीं पे समझ में नहीं आता है भैया ये 1000 कहाँ से आ गया। सो 1:1000 का मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। 1:1000 का मतलब 1 ml रेसो 1000, मतलब कि 1000 माइक्रोग्राम। mg को क्या कर दिया उन्होंने, माइक्रोग्राम में बोल दिया, मतलब कि 1000 माइक्रोग्राम। अब बात समझ में आ गया, 1:1000 का मतलब क्या हो गया, 1 ml मतलब कि 1 ml इन 1000 माइक्रोग्राम, ऐसे हो गया। सो 1:1000 होता है, ठीक है ना। तो एड्रेनालिन का वाइल होता है 1 ml का होता है, 1 ml इक्वल्स टू 1 mg एंड दैट इज 1:1000। ये हमारा डाइल्यूशन होता है। बट हमें जो न्यूनेटल रिससिटेशन में चाहिए ना, वो कितना चाहिए, वो हमें चाहिए 1:10,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी MCQ आ रखा है किसी नॉर्सेट में, ठीक है ना। हाँ, 1:10,000 चाहिए हमें, ठीक है ना। सो हमें न्यूनेटल रिससिटेशन में हमें डाइल्यूशन कितना चाहिए, 1:10,000। बट भैया हम इसको बनाएंगे कैसे, हमारे पास तो 1:1000 था, इसको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे। हमारे पास 1 ml हमारे पास वो है एड्रेनालिन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे नॉर्मल सलाइन 9 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे। 0.9% जो हमारा नॉर्मल सलाइन होता है ना, वो ऐड कर देंगे 9 ml, ठीक है। अगर हमने 9 ml हमने नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिया है तो 1 ml ये हो गया, 9 और 1 10, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1:10,000, मतलब कि 1 ml में 10,000 माइक्रोग्राम हमारा क्या है, एड्रेनालिन है। तो आपको सबसे पहले डाइल्यूशन समझ में आ गया, बोलो आ गया, आ गया ना। क्या किया हमने, 1 ml का था वाइल, 1 ml में कितना होता है, 1:1000 होता है। उसमें हमने क्या किया, 9 ml नॉर्मल सलाइन मिक्स कर दिया, तो वो हमारा बन गया 1:10,000 एंड दिस इज यूज्ड फॉर, दिस डाइल्यूशन इज यूज्ड फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल में हम 1:10,000 यूज करते हैं, ठीक है। अब डोज की बात करें कि कितना डोज यूज करते हैं, तो ये तो सबसे पहले हम इसको इसको ऐसे डाइल्यूट करते हैं। इस डाइल्यूशन में से हम कितना डोज लेते हैं, सो ये अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, तो अगर आप IV यूज़ कर रहे हो, इंट्रावीनस यूज़ कर रहे हो या फिर इंट्राओसियस यूज़ कर रहे हो, पता है ना आपको कि जब हम रिससिटेशन जो प्रोटोकॉल है उसमें हम आइदर इंट्रावीनस दे सकते हैं, इंट्राओसियस दे सकते हैं, या फिर हम इंट्राट्रैकियल भी दे सकते हैं ना। तो इंट्रावीनस या फिर इंट्राओसियस अगर आप देते हो तो आप कितना दोगे, 0.01, 0.02 है, एक है 0.1 to 0.3 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है ना। 0.1 to 0.3 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 0.01
0.1 to 0.03 mg पर केजी, किसी फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है, आपको सारा पता होना चाहिए। ये हमारा इंट्रावीनस या फिर इंट्रा ऑसियस का रूट है। बट अगर आप इंट्रा ट्रेकियल देते हो, ट्रेकिया के थ्रू देते हो, सो ट्रेकिया के थ्रू आपको थोड़ा डोज ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। ट्रेकिया के थ्रू कितना दोगे आप? ट्रेकिया के थ्रू दोगे आप 0.5 to 1 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, या फिर 0.05 to 0.1 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो ये आपको समझ में आ गया इंट्रावीनस इंट्राओसियस का रूट क्या है और इंट्राट्रेकियल का रूट क्या है, ठीक है ना। सो ये हमारा डोज हो गया, ठीक है ना। एंड बेस्ट रूट अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बेस्ट रूट कौन सा देंगे, इंट्रावीनस में कौन सा देंगे, सो बच्चों में सबसे बेस्ट रूट क्या है, दैट इज द अम्बिलिकल वेन, क्योंकि न्यूनेट्स में अम्बिलिकल वेन अच्छे से पैल्पेट होगा और उसमें हम इंजेक्ट कर देंगे, है ना, ड्यूरिंग रिससिटेशन, ठीक है ना। मैंने जो न्यूनेटल रिससिटेशन जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको ये सारा कुछ पता होगा। सो 3 कैटेगरी थी, लेस देन 60 हार्ट रेट, 62, 100 एंड मोर देन 100। सो लेस देन 60 होता तो हम क्या करते थे, ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करते थे, लाइक चेस्ट कंप्रेशन एंड सारा जो मेडिसिन वगैरह है ना। 100 होता तो नहीं देते थे ना, एंड मोर देन 100 तो नॉर्मली है ना। सो ये हो गया अम्बिलिकल वेन में हम देंगे। बेस्ट रूट हो गया, दिस इज द बेस्ट रूट, ठीक है ना। एंड अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बेस्ट क्या बोलते हैं प्रेफर इनिशियल डोज, तो देखो 0.1 to 0.3 ml पर केजी इज द रूट है, सॉरी डोज है बेस्ट। बट प्रेफर अगर पूछ लेना तो 0.2 आप सीधा बोल सकते हैं, 0.2 ml पर केजी, है ना, क्योंकि 0.1 to 0.3 के बीच में दे सकते हैं, तो 0.2 ml पर केजी इज द लाइक प्रेफर डोज। और इंट्राटेक्यल में लाइक 1 ml इज द प्रेफर डोज, 1 ml पर केजी, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको डाइल्यूशन करना है 1:10,000 में एंड ये आपका डोज होना चाहिए। तो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डोज है आपका 0.1 to 0.3 ml पर केजी एंड फॉर इंट्राट्रेकल 0.12 ml पर केजी, ठीक है ना। एंड डाइल्यूशन 1:10,000। ये सारे एग्जाम में बहुत बार आ सके, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स दे आस्क, समटाइम्स दे आस्क फ्रॉम डाइल्यूशन, समटाइम्स दे आस्क फ्रॉम डोज, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉपर डिवाइस। देखो मैंने बता रखा है आपको, इमेज के थ्रू मैंने सारा बता रखा था, तो उसमें आप जाके अच्छे से सारा देख लो। कॉपर टी 388 का कैसा शेप होता है, 375 का कैसा होता है, लिप्स लूप का कैसा होता है, एवरीथिंग आई हैव क्लियर ऑन दैट वीडियो, सो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन से आई एम अ प्लेनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। I am a planet and I am a ruler. This is a commonly seen in which psychiatric disorder? Either it is in delusion of grandiosity, ideal of reference, delusion of nihilism और Cotard syndrome भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, delusion of persecution. So देखो सबसे पहले हमें ना ये सारा पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जो साइकेट्रिक जो पढ़ेंगे उसमें ये सारा टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आपको ये चारों वर्ड पता होना चाहिए कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है। सो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है ना, कि वो उसको लगता है कि मेरे पास इमेंस नॉलेज है, मेरा नॉलेज किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, मेरी आइडेंटिटी एकदम यूनिक है, मस्त है, मैं बहुत ही बड़ा इंसान हूँ, है ना, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, कुछ ऐसा लगता है उसको। मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसका पावर, उसके पास पावर, पैसे, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के है ना। अपने आप को बिलियनर समझेगा, अपने आप को गॉड समझेगा, अपने आप को ऐसे अंबानी समझेगा, बल्कि वो बहुत, उसके पास बहुत कर्जे है, लाखों करोड़ों उसके पास कर्जे में डूबा हुआ है, वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास, कुछ काम नहीं कर रहा है, स्टिल वो बोलेगा कि मैं मेरे पास बिलियंस ऑफ मनी है, मैं अंबानी हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, मैं गॉड हूँ, है ना। सो दिस इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अपने आप को ग्रैंड समझेगा, ऐसे याद करो, अपने आप को ग्रैंड समझेगा, ठीक है ना। आइडियल ऑफ रेफरेंस में क्या होगा ना, आइडियल ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि उसको लगेगा कि, ऐसे मैं समझाने के लिए आपको लेमन में बता रही हूँ, कि उसको लगेगा सब कुछ उसको रेफर कर रहा है ना। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉल्स बिलीफ कि उसको लगेगा कि सब कुछ उसी को ही रेफर कर रहे हैं। मतलब कि वो जैसे जा रहा है, सड़क पे चल रहा है, तो दो लोग बात कर रहे हैं, कोई दो स्ट्रेंजर बात करे, बट उसको लगेगा वो जो दोनों बात कर रहे हैं ना, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लेट सपोज वो टेलीविजन देख रहा है, तो उसको लगेगा जो टेलीविजन में जो चीज़ें चल रही है ना, वो मेरे ही रिगार्डिंग बातें कर रही है, उसको ऐसा लगेगा। या फिर
कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसको लगेगा जो हेडिंग दे रखी है वो मेरे बारे में ही है, तो सब कुछ उसको लगेगा उसको ही रेफर कर रही है। सो दैट इज द आइडियल ऑफ रेफरेंस। मैं बहुत लेमन में समझा रही हूँ सो दैट आपको समझ में रहे, एग्जाम में तक याद रहे, ठीक है ना। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में क्या होगा ना, निहिलिज्म इट इज सो नोन एज कोटार्ड सिंड्रोम एंड इट इज काइंड ऑफ वेरी सीवियर एंड रेयर होता है ये, है ना, रेयर मिली डिप्रेशन में देखने को मिलता है ये निहिलिज्म और कोटार्ड सिंड्रोम बोलते हैं इसको, वेरी रेयर। इसमें क्या होगा ना, निहिलिज्म मतलब उसको लगेगा कि उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन, पार्ट ऑफ ऑर्गन या फिर पूरा बॉडी ही एब्सेंस हो गया, उसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, उसके पास स्टमक नहीं है या फिर उसके पास लिम्स नहीं है, कुछ ऐसा लगेगा तो उसको लाइक पेन का पता नहीं चलेगा, या फिर उसको बोलेगा मेरे आई हैव नो स्टमक, है ना, या फिर बोलेगा कि मेरा जो बॉडी है वो कब का मर गया है, मेरे पास सिर्फ आत्मा है, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि पूरी जो दुनिया चल रही है ना, इट काइंड ऑफ ड्रीम चल रही है, रियल नहीं है ये सब कुछ, ऐसा लगेगा। मतलब मेनली उसका ऐसा लगेगा उसका जो बॉडी पार्ट है ना वो एब्सेंस हो गया है ही नहीं, है ना, आइदर लिम्स नहीं है या फिर स्टमक नहीं है या फिर उसका आइज नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा लगेगा या फिर उसकी बॉडी में बिल्कुल ब्लड शक आउट हो गया, ब्लड है ही नहीं उसकी बॉडी में। दैट इज द डिल्यूजन ऑफ नाइलिज्म, है ना। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है ना, परसिक्यूशन मतलब शक, ऐसे उसको शक लगेगा कि जो गवर्नमेंट है ना मेरे लिए कुछ रच रही है, गवर्नमेंट ना मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती है, मुझे ट्रैक कर रही है, मेरे एड्रेस को ट्रैक कर रही है, मेरे फ़ोन को ट्रैक कर रही है, गवर्नमेंट सरकार ऐसा कर रही है, ऐसे उसको लगेगा। या फिर जो उसको खाना देगा तो उसको लगेगा इस खाने में उसने जहर मिला दिया है, ऐसा ऐसा कुछ लगेगा। दैट इज द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। बट यहाँ पे उसको क्या लग रहा है, अ पर्सन सेज आई एम अ प्लैनेट एंड आई एम अ रूलर। सो मतलब अपने आप को बहुत बड़ा ग्रैंड नहीं समझ रहा है वो कि मतलब आई एम अ प्लैनेट एंड आई एम अ रूलर, मतलब मैं रूलर हूँ, आई एम अ प्लैनेट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सिंपल, ओके। Then next question is which nutritional disease caused by deficiency of vitamin D? It is very simple. It is rickets. Rickets सबको पता है, बच्चों को पता होगा कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिशंस, है ना। न्यूट्रिशन से एक या दो एमसीक्यू हमेशा आता है, लाइक दे आस्क फ्रॉम कि विटामिन का डेफिशिएंसी से कौन सा किससे डिजीज होता है, कौन से किस में विटामिन इसमें किस में ज़्यादा होता है ना। तो सोर्सेज से पूछ लेते हैं, वो डेफिशिएंसी डिजीज से पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। तो बट न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेजर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लेंथ ड्यूरिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर। तो मैंने आपको ये बहुत सिंपल बताया था, सिंपल बोला था कि आपको बस नेक्स्ट याद करना है। क्या याद करना है, नेक्स्ट याद करना है। नोज टू ईयर, है ना, ट्रैगस बेसिकली, एंड देन जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो देखो नोज टू ईयर गलत, नोज टू ईयर उसके बाद भी तो जाएगा, ईयर टू जिफॉइड प्रोसेस ये भी गलत, क्योंकि नोज टू ईयर देन जिफॉइड प्रोसेस होगा, तो ये भी गलत हो गया। माउथ टू ईयर एंड ईयर टू जिफॉइड प्रोसेस, यस, अगर ये सही है, बट ये सब तब सही होता जब अगर ओरोगैस्ट्रिक डालते, बट यहाँ पे तो उन्होंने एनजी बोला ना, नेचोगैस्ट्रिक डाल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। देन नोज टू ईयर सही है एंड ईयर टू जिफॉइड प्रोसेस, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नोज टू ईयर नेक्स्ट, बस नेक्स्ट याद करो, आपको याद रहेगा, नोज टू ईयर एंड ईयर टू जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अ मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। देखो इस ये वाला एमसीक्यू भी मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है, हीट सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव, और ये मैंने बहुत बार बताया, चलो फिर से बता देती हूँ आपको। सो हमारे पास दो टाइप की वैक्सीन होती है, एक होता है हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है हमारे पास, है ना, जो हीट से सेंसिटिव होती है, और एक हमारे पास होता है कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है ना। सो आपको ये ऑर्डर में ही याद करना है, जो ऑर्डर मैं लिख रही हूँ ना उसी ऑर्डर में आपको याद करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं हीट सेंसिटिव की बात करूँ तो हीट सेंसिटिव में सबसे ज़्यादा अगर हीट सेंसिटिव जो है दैट इज़ द BCG। जो BCG का जो वैक्सीन है ना सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। बट वन थिंग इज दैट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मतलब कि जो BCG आता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, सबको पता है BCG पाउडर फॉर्म में होता है। तो क्या पाउडर को इंजेक्ट करोगे, नहीं ना, उसको पहले क्या करोगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे। कैसे करोगे, नॉर्मल सलाइन से करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। विथ नॉर्मल सलाइन से हमें BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है ना। सो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने उसमें नॉर्मल सलाइन डाल दिया देन इट इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। देन BCG के बाद आता है हमारा OPV आता है, देन हमारा IPV आता है, ठीक है, IPV आता है, देन हमारा मीजल्स आता है, मीजल्स बोल दो या फिर MR बोल दो, ठीक है। उसके बाद हमारा रोटा वायरस आता है, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस आता है, DPT आता है ना।
ये आता है, डीपीटी हो गया, उसके बाद हमारा पीसीजी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, और इसके अलावा हमारा हो गया टीटी हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, है ना। सो ये हो गया, ये हमारा हीट सेंसिटिव होता है। अगर हम कोल्ड सेंसिटिव की बात करें, कोल्ड सेंसिटिव सबसे ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव होता है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज़ द मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव। हेपेटाइटिस बी के बाद हमारा पेंटावेलेंट होता है। पेंटा सारे टी सीरीज वाले वैक्सीन ऐसे आते हैं ना, सारे टी सीरीज वाले, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, ठीक है ना। पेंटावेलेंट हो गया, डीपीटी हो गया, और हमारा डीटी हो गया, ठीक है ना, और टीटी हो गया, ये सारा हो गया, ठीक है। सो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, यस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अ मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव। तो सबसे ज्यादा फ्रीज सेंसिटिव कौन सा होगा, एमएमआर नो, डीपीटी नो, हेपेटाइटिस बी नो, टीटी, हेपेटाइटिस बी, यस। आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव, मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव, सॉरी, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव। कोल्ड सेंसिटिव इज सिमिलर, लाइक फ्रीज सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव दोनों सेम होता है, ठीक है। सो मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव और मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स गिवन विया इंट्रामस्कुलर रूट एक्सेप्ट, वेरी वेरी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, हम जो वैक्सीन है हम किस कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, आइदर हम ओरल के थ्रू दे सकते हैं, ओरल के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हम इंट्राडर्मल दे सकते हैं, या फिर हम सबक्यूटेनियस के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हम इंट्रामस्कुलर के थ्रू दे सकते हैं। क्या हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, नो, आईवी के थ्रू हम कोई वैक्सीन नहीं देते, ओके। सो रिमाइंड दिस, कीप इन माइंड दिस। सो ओरल के थ्रू कौन कौन सा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल के थ्रू हम कौन कौन सा देते हैं, आपने सुना है 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, दैट इज 2 ड्रॉप हम पोलियो का देते हैं, दैट इज हम ओरल के थ्रू देते हैं। उसके बाद हम रोटा वायरस, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस देते हैं, कितना ड्रॉप देते हैं ये भी पूछते हैं, 5 ड्रॉप देते हैं, ठीक है ना, रोटा वायरस प्लस विटामिन ए। ये सारा हम कैसे देते हैं, ओरल के थ्रू देते हैं, ओके। इंट्राडर्मल कौन कौन सा देते हैं, सबको पता है भाई, वो इंट्राडर्मल किसके थ्रू देते हैं, इंट्राडर्मल में कौन कौन सा आते हैं, सबसे पहले कैसे देते हैं, 10 to 15 डिग्री पे देते हैं, और इंट्राडर्मल कितना देते हैं, 0.1 ml देते हैं, ठीक है। बीसीजी कितना देते हैं, सॉरी, इंट्राडर्मल कौन कौन सा देते हैं, बीसीजी हो गया हमारा एक, बीसीजी हो गया, क्यों नहीं चल रही, हाँ, बीसीजी हो गया, और एक हमारा फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल आईपीवी जो हम 6 और 14 वीक पे देते हैं ना, 6 वीक और 14 वीक पे, दैट इज, सो फ्रैक्शनल आईपीवी और बीसीजी हम इंट्राडर्मल देते हैं। अगर हम सबक्यूटेनियस बात करें, सबक्यूटेनियस कैसे देते हैं, 45 डिग्री पे देते हैं, 0.5 ml देते हैं। कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं, हम एमआर देते हैं, मीजल्स रुबेला देते हैं, एंड जैपनीज एनकेफ्लाइटिस का देते हैं। और अगर हम इंट्रामस्कुलर की बात करें, तो इंट्रामस्कुलर में सारे टी सीरीज वाले वैक्सीन, जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया, हमारा पेंटावेलेंट हो गया, ठीक है, पेंटावेलेंट हो गया, हमारा डीपीटी हो गया, ठीक है, हमारा पीसीवी हो गया, ये सब हम कैसे देते हैं, हम आईएम के थ्रू देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला उन्होंने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन गिवन विया इंट्रामस्कुलर रूट एक्सेप्ट कुछ है उन्होंने कि कौन सा नहीं देते हैं। सो हेपेटाइटिस बी, यस, आईएम के थ्रू देते हैं, डीपीटी, यस, इट इज ऑल्सो आईएम के थ्रू देते हैं, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन और एमएमआर। तो आंसर क्या होगा, डी। देखो मैंने बताया ना, एमआर और जैपनीज एनकेफेलाइटिस वो कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, आईएम नहीं देते, तो आंसर क्या होगा, डी, एमएमआर। बाकी सारा कैसे देते हैं, आईएम के थ्रू देते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी occurs in alcoholic patient due to deficiency of niacin, thiamine, folic acid और riboflavin। सो इसका आंसर आप बताना, वेरी सिंपल है। यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है अल्कोहलिक पेशेंट, तो अल्कोहलिक पेशेंट में वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी हो रखा है, वो किसकी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा, है ना। सो आप बता देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।